ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है डिसीज ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स, मतलब जो आपके जॉइंट्स में डिसीज होते हैं वो सब। ठीक है, तो इसमें आपके बहुत सारे जॉइंट आपके डिसीज होते हैं, लेकिन हम तीन चीज को देख रहे हैं क्योंकि आपको तीनों को समझ लिए तो आप बाकी डिसीज को भी समझ सकते हैं, जिसमें से आपका एक है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, दूसरा ऑस्टियोपोरोसिस और तीसरा होता है गाउट। देखेंगे कि आपके तीनों डिसीज क्या क्या होते हैं, किस किस कंडीशन में होते हैं, कौन से जॉइंट्स में होता है, कौन सा बोन्स में होता है, उस टाइप से देखते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका तीनों का डेफिनेशन मतलब आपका डिसीज ऑफ बोन्स एंड जॉइंट, मतलब जो बोन्स एंड जॉइंट्स में होने वाले डिसीज होते हैं। तो उसमें फर्स्ट है आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसको हम आरए भी बोलते हैं, सीवियर इन्फ्लामेशन दैट इन्वॉल्व्स मैनी जॉइंट्स एंड मूव्स बियॉन्ड मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो इसमें आपका सीवियर इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन। ठीक है, सूजन हो जाता है कहाँ पे, आपके जॉइंट्स में, जो आपके जो जहाँ पे आपके मूव्स होते हैं, मतलब जो जॉइंट मूव करते हैं वहां भी, और बाकी जो जॉइंट्स है उसमें भी। ठीक है, इमूवेबल, मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल आप पढ़े हैं अच्छे से, आपने जॉइंट्स पूरा पढ़ लिया है दोनों बैच में। ठीक है, तो आपका मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम में भी होता है, जहां मसल्स और स्केलेटल सिस्टम आपस में मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम। और आपका जॉइंट मतलब जो बोन बोन के बीच में जॉइंट होता है उसमें भी ये डिसीज होता है, तो इसको हम बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। दूसरा होता है आपका गाउट। गाउट जो होता है, दिस इज अ वेरी पेनफुल फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस, ये भी आर्थराइटिस का फॉर्म है, कुछ डिफर रहता है। ठीक है, तो इसमें आपको पेन बहुत ज्यादा होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल एंड सीवियर इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल, तो यूरिक एसिड जो होता है आपका एक एसिड है जिसका क्रिस्टल बन जाता है, क्रिस्टल जो है आपका डिपॉजिट हो जाता है कहाँ पे, जहाँ पे आपका साइनोवियल फ्लूइड होता है, एंड सीवियर इन्फ्लामेशन, इसके कारण से आपको सीवियर इन्फ्लामेशन हो सकता है। मतलब एक समझ लीजिए कि आपका जब आप दोनों हाथ को मूव करेंगे उसके बीच में आप रेत रख लीजिए, रेत रखने के बाद जो मूव करेंगे वैसी रेत का मतलब हो गया यहाँ पे यूरिक एसिड का क्रिस्टल। तो वो यूरिक एसिड का क्रिस्टल हम रेत मान के चलते हैं और अपने हाथ को मूव करते हैं, जो हमको पेन होगा वही पेन होता है आपके गाउट में, तो उसमें सीवियर पेन होता है। ठीक है, उसके बाद है आपका ऑस्टियोपोरोसिस। दिस इज अ मेटाबॉलिक स्केलेटल डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय लो बोन डेंसिटी, तो जो आपको जो बोन की डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, फ्रेजाइल हो जाती है, नरम हो जाती है। ठीक है, तो ये आपके तीनों होते हैं डिसीज ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे आपका एक एक करके तीनों को। तो आपका फर्स्ट है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हम डिटेल में देखेंगे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस डेफिनेशन क्या होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस आरए इज अ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी disorder that may affect many tissues and organs but mainly attacks the joints। ठीक है, आपके टिश्यूज और ऑर्गन को भी इफेक्ट करता है ये, लेकिन जो मेनली अटैक होता है वो कहाँ पे होता है, जॉइंट में, प्रोड्यूसिंग एन इन्फ्लामेटरी साइनोवाइटिस। इट इज अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। आपका जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। ठीक है, मतलब खुद का है इम्यून आपके बॉडी में डिसऑर्डर क्रिएट करता है, मतलब खुद का बॉडी ही डिसऑर्डर को क्रिएट करता है। अब देखेंगे क्या क्या रीजंस होते हैं इसके। ठीक है, तो ये आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर हो गया, तो इसमें क्या होता है आपका इन्फ्लामेशन कॉज होता है इन बिटवीन ज्वाइंट्स। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं इन्फ्लामेटरी साइनोवाइटिस, क्योंकि जो आपका ज्वाइंट के बीच में जो स्पेस होता है या आपका फ्लूइड होता है उसको हम साइनोवियल के नाम से जानते हैं, साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल स्पेस या साइनोवियल आपका मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसीलिए उसको इन्फ्लामेटरी साइनोवाइटिस बोलते हैं। ठीक है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, इस डायग्राम को आप अच्छे से देखिए। ठीक है, तो इस डायग्राम को आप अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल ज्वाइंट हुआ, ये आपका आर्थराइटिक वाला ज्वाइंट हुआ। देखिए आपके नॉर्मल में सब चीज सही है, लेकिन आपका आर्थराइटिस में क्या हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, देखिए यहाँ पे डिपोजिशन हो गया, है, मतलब यहाँ पे आपका साइनोवियल फ्लूइड भी कम हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं इरोजन।
इरोजन इंटू, इरोजन का मतलब होता है जैसे आपके लोहे में जंग लगता है उसी टाइप का आपका इरोजन हो जाता है कहाँ पे, ज्वाइंट में, ज्वाइंट में इरोजन हो जाता है तो आपका जो साइनोवियल फ्लूइड है वो नहीं रहेगा तो मूवमेंट में आपको प्रॉब्लम होगी ही। और मूवमेंट में आपका क्या है, यहाँ पे आपके दोनों बोन टच नहीं होते तो यहाँ पे टच होने चालू हो जाएंगे जिसके कारण से आपका ये आपका नॉर्मल टच नहीं होता है, इसीलिए इसमें स्वेलिंग हो जाती है, जिस स्वेलिंग को हम बोल रहे हैं इन्फ्लामेशन। तो ये आपका नॉर्मल, जहाँ पे आपका सब चीज सही है, ये आपका आर्थराइटिस, आर्थराइटिक वाला बोन, जहाँ पे आपके ये दो फ्रेजाइल स्ट्रक्चर हो गया है आपका, यहाँ पे आपका कोरोजन का फॉर्मेशन हो गया जिसके कारण से आपके मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, होती है, ठीक है। तो ये कंडीशन होता है आपका रूमेटाइड आर्थराइटिस का। ये हो गया आपका रूमेटाइड आर्थराइटिस का डेफिनेशन, ठीक है। आगे बढ़ते जाएंगे तो हम देखेंगे आपके रिस्क फैक्टर्स, ठीक है। तो रूमेटाइड आर्थराइटिस में आपका रिस्क फैक्टर क्या होता है, मतलब किस किस चीजों से हमको या क्या क्या चीजें जो है आपके रूमेटाइड आर्थराइटिस को बढ़ाती है। तो पहला है आपका इडियोपैथिक। इडियोपैथिक का मीनिंग होता है आपका डिसीज विथ अननोन कॉज, ठीक है। डिसीज विथ अननोन कॉज मतलब आपका डिसीज तो होगा लेकिन उसका हमको कॉज पता नहीं रहता है, किस कारण हुआ है, ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर है जो आपके रूमेटाइड आर्थराइटिस को बढ़ा सकता है क्योंकि आपको कई बार आपको पता नहीं चलता कि किस कारण हुआ है। दूसरा आपका पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, मतलब आपके फैमिली में अगर प्रॉब्लम है तो ये आपको धीरे धीरे क्या होता है, ट्रांसफर होते जाता है, क्योंकि इसमें भी आपके जीन्स का रोल है, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो जीन्स का रोल रहता है इसमें भी, इसलिए पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री भी आपका रिस्क फैक्टर होता है, ठीक है। इनहेरिटेड टिश्यू टाइप मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स एंटीजन, तो वही मैं बताया अभी कि रिस्क फैक्टर मतलब आपका फैमिली रिस्क फैक्टर मतलब कि आपका जो इनहेरिटेड टिश्यू होता है, मतलब कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो इस चीज में इन्वॉल्व होते हैं। तो आपके अगर किसी पेरेंट्स में है, मतलब किसी मतलब पास्ट की बात बता रहा हूँ कि कुछ किसी को है तो वो क्या होता है, जीन टू जीन ट्रांसफर होते जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं इनहेरिटेड टिश्यू टाइप मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एंटीजन। तो इस एंटीजन में ही आपका प्रॉब्लम आ जाता है जिसके कारण से ये एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है। देन है आपका स्मोकिंग। स्मोकिंग भी आपका रूमेटाइड आर्थराइटिस में इफेक्टिव होता है क्योंकि यहाँ पे आपका निकोटीन का अमाउंट रहता है, निकोटीन भी आपका क्रिस्टल फॉर्मेशन में यूज होता है, आपका क्रिस्टल फॉर्मेशन करने में हेल्पफुल रहता है, ठीक है। उसके बाद है आपका बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन, जो आपके बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन हो गया आपके ज्वाइंट में तो भी वो आपका ये क्रिएट कर सकता है। उसके बाद है आपका हर्पस सिंप्लेक्स वायरस इन्फेक्शन और आपका स्टीन बार वायरस, एक और होता है मेगलोब्लास्टिक वायरस, ठीक है। तो ये आपका दो वायरस यहाँ लिखा हुआ है, हर्पस सिंप्लेक्स वायरस इन्फेक्शन और इप्स्टीन बार वायरस। ये दोनों वायरस क्या करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को कमजोर करने का काम करता है, ये दोनों वायरस आपकी इम्यूनिटी को कमजोर करते हैं और आपका डिसऑर्डर ही रूमेटाइड आर्थराइटिस डिसऑर्डर ही है क्या, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मतलब इम्यूनिटी की कमी के कारण होने वाला डिसऑर्डर। तो ये दोनों वायरस क्या करते हैं, आपकी इम्यूनिटी पे अफेक्ट करते हैं और उसको कम करने का काम करते हैं। उसके बाद है आपका विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन डी की कमी होती है तो भी आपका ये डिसीज को क्या रिस्क फैक्टर मिल जाता है कि ये आपको विटामिन डी की कमी कारण ये और बढ़ सकता है। तो ये सारे हैं आपके रिस्क फैक्टर। देन हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी, मतलब कैसे होता है आपका जो रूमेटाइड आर्थराइटिस है वो कैसे होता है, ठीक है। तो पैथोफिजियोलॉजी हम देखेंगे तो पैथोफिजियोलॉजी आरए मतलब रूमेटाइड आर्थराइटिस इज करेक्टराइज्ड बाय साइनोवाइटिस विथ थिकनिंग ऑफ साइनोवियल लाइनिंग एंड इनफिल्ट्रेशन बाय इन्फ्लामेटरी सेल, ठीक है। तो आपका साइनोवियल जो आपका ज्वाइंट होता है, जैसे ये आपका ज्वाइंट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस ज्वाइंट में आपका क्या हो जाएगा, जो साइनोवाइटिस होता है, मतलब आपका जो साइनोवियल लाइनिंग होता है, साइनोवियल लाइनिंग जानते हैं, आपका जो लाइनिंग होता है वो आपका साइनोवियल लाइनिंग होता है, जो आपके साइनोवियल आपके लेयर पे रहता है, उस लेयर में आपका क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसके कारण से आपका साइनोवियल फ्लूइड का फॉर्मेशन अच्छे से नहीं होता क्योंकि आप फिल्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा है। तो आपका साइनोवियल फ्लूइड का फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब वहां पे आपके कोरोजन होंगे, आपके जो लिक्विड है, जो लिक्विड हेल्प कर रहा है मूवमेंट में वही लिक्विड नहीं रहेगा तो आपको क्या होगा, इन्फ्लामेशन कॉज होता है, ठीक है। उसके बाद है आपका एक्टिवेटेड एंडोथेलियल सेल प्रोड्यूस अधेशन मॉलिक्यूल विच एक्सपेडाइट एक्सट्रावेंशन या एक्सट्रावेसेशन ऑफ ल्यूकोसाइट इनटू दी साइनोवियल, ठीक है। तो आपका जो एंडोथेलियल सेल होता है, जो आपके हर एक ब्लड सेल्स में रहता है, हर ब्लड वेसल्स में रहता है एंडोथेलियल सेल, वो आपका एक अडेशन मॉलिक्यूल क्या करता है, रिलीज करता है या बनाता है, जो आपका
जल्दी, मतलब एक्सपेडाइट का मतलब होता है जल्दी, ठीक है। एक्सट्रावेशन का मतलब होता है जो आपका लिक्विड पोर्शन रिलीज होता है आपके ब्लड वॉल्स, मतलब ब्लड वेसल्स के वॉल से जो लिक्विड पोर्शन रिलीज होता है वो क्या हो जाता है, आपका चिपक जाता है। उसको क्या होता है, फ्लो होते रहता है, मतलब ब्लड के साथ फ्लो होते रहना चाहिए, लेकिन वो फ्लो नहीं होता है, आपका अधेयर हो जाता है, चिपक जाता है, जिसके कारण से आपका चिपकना मतलब वहां बार बार आके कोई ना कोई चिपकेगा, हर एक ब्लड वेसल आके चिपके, तो वहां पे आपका एक इन्फ्लामेशन टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा जो आपके मूवमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो ये हम बात कर रहे हैं ज्वाइंट की, ठीक है। उसी उसके बाद है आपका जो साइनोवियम, आपका जो साइनोवियम प्रोलिफरेट्स है एंड ग्रोस आउट ओवर द सरफेस ऑफ कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग अ ट्यूमर लाइक मास कॉल्ड पेनस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपका जो साइनोवियम कैविटी है या कैविटी में आपका क्या हो जाता है, एक प्रोलिफरेटिंग या प्रोलिफरेशन मतलब आपका एक्सेसिव ग्रोथ एंड ग्रोस आउट ओवर द सरफेस ऑफ कार्टिलेज, जो आपका ये सराउंडिंग है वो क्या है, आपका कार्टिलेज है, ठीक है। उस कार्टिलेज में क्या हो जाएगा, एक ट्यूमर लाइक मतलब एक दाने दाने लाइक आपका छोटा 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 गोला टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, पेनस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको एक ब्राउन ब्राउन कलर का दिख रहा है, ये आपका ब्राउन ब्राउन कलर का जो दिख रहा है उसी को हम बोल रहे हैं यहाँ पे ट्यूमर, मतलब यहाँ पे इसी को बोला गया है पेनस फॉर्मेशन, तो इसको हम बोलते हैं पेनस फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये पेनस फॉर्मेशन होगा मतलब आपका एक दानेदार स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो आप मूव करेंगे तो क्या होगा, घिसेगा, वो घिसने के कारण आपको क्या होगा, पेन होगा, ठीक है। तो वो पेनस आपका क्या करता है, ये पेनस क्या करता है, आपका पेनस डिस्ट्रॉय द आर्टिकुलर कार्टिलेज एंड सब कॉन्ड्रल बोन प्रोड्यूसिंग बोनी इरोजन। इरोजन का मतलब है आपका वहां पे, जैसे आपका इरोजन कोरोजन एक ही वर्ड होता है, जो आपका जैसे आपके लोहे में जंग लगता है वैसी टाइप का आपका कंडीशन हो जाएगा आपके बोन्स में। तो ये आपका पेनस ऐसी करता है, मतलब यहाँ पे आपका क्या हो गया कि आप सिंपल एक समझ लीजिए कि आप दोनों मुट्ठी को बंद करके उसके बीच में आप रेत रख लीजिए, उसको मूव करिए। तो रेत रखने से, मूव करने से क्या होगा, आपका स्किन क्या होगा, घिसेगा, आपका स्किन क्या होगा, छिलेगा, वैसे ही आपका बोन भी छिल जाता है। तो उसी को हम बोल रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ इरोजन या बोनी इरोजन। और इस डायग्राम में आपको समझ में आ रहा है कि कैसे आपका फॉर्मेशन हो रहा है पेनस का, ठीक है। तो यही आपका पेनस फॉर्मेशन है, आपको जो दिख रहा है वो पेनस फॉर्मेशन है, जो आपके आपके बोन को डिस्ट्रॉय करते जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो ये आपका पैथोफिजियोलॉजी हो गया रूमेटाइड आर्थराइटिस का पैथोफिजियोलॉजी। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है, उस डायग्राम से आपको समझ में आएगा आपका जो नॉर्मल बोन होता है, नॉर्मल बोन और आपका नॉर्मल जॉइंट और आपका आर्थराइटिक जॉइंट या रूमेटाइड आर्थराइटिक जॉइंट में, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल जॉइंट हुआ, ये आपका नॉर्मल जॉइंट में देखिए सब चीज सही है, एकदम सही है। अब यहाँ पे आपका हम ये ऑस्टियो आर्थराइटिस भी आपका एक डिसीज है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रूमेटाइड आर्थराइटिस की। अब देखिए रूमेटाइड आर्थराइटिस में क्या हो गया, ये देखिए आपका रेड रेड दिख रहा है, अभी रेड रेड दिख रहा है मतलब आपका इन्फ्लामेशन हो गया है, स्वैल्न इन्फ्लामेटेड साइनोवियल मेम्ब्रेन, जो आपके मेम्ब्रेन है वो स्वेल हो जाएंगे, ठीक है। क्यों आपका, क्योंकि वहां पे अब साइनोवियल फ्लूइड नहीं है, और आपको पीछे हम कंडीशन बता चुके क्या क्या हो जाता है, वहां पे आपका पेनस का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके कारण से वहां स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका पूरा डायग्राम देखिए, इसमें आपको समझ में आएगा कि आपका नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन के बाद यहाँ पे देखिए आपका एंजियोजेनेसिस, मतलब यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स आ रहा है, यहाँ एंजियोजेनेसिस जो हम सेकंड पॉइंट पढ़े थे आपका एंडोथीलियल वाला, ठीक है। तो वहां पे आपका वैसे ही आके फॉर्मेशन होगा, और ये आपका पूरा देखो यहाँ पे कोरोजन का फॉर्मेशन हो गया, आपको जो रेड रेड दिख रहा है, ठीक है, वो रेड रेड आपका धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, और आपका जो नॉर्मल है उससे आप कंपेयर कर लीजिए आपका। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं रूमेटाइड आर्थराइटिक कंडीशन, मतलब आपका मूवमेंट अब अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो ये आपका हो गया डायग्राम ऑफ नॉर्मल, और कंपेयर कर लिए उसको आर्थराइटिक से, ठीक है। तो आर्थराइटिक आपका जो बोन जॉइंट है उसको हम कंपेयर कर लिए नॉर्मल जॉइंट से। तो आपका कंडीशन आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या होता है आपका जब आपको रूमेटाइड आर्थराइटिक होता है, इसलिए उसमें बहुत ज्यादा पेन होता है। तो ये आपके डायग्राम्स हैं, ठीक है। इस डायग्राम से आप समझने की कोशिश करिएगा कि आपका जो आपका रूमेटाइड आर्थराइटिस कैसे डिफर होता है नॉर्मल जॉइंट से, ठीक है। तो इसमें आपको कंडीशन समझ में आ रहा होगा, बहुत सारे कंडीशंस है। आपका ये जो कोरोजन टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है आपका क्यों, न्यूट्रोफिल्स के कारण, मतलब जो एंडोथेलियल सेल्स में जो आपका अधेशन हो जा रहा है, यहाँ पे अधेशन मतलब ये हमेशा फ्लो होना चाहिए, नहीं हो रहा है, अधेशन हो जा रहा है, जिसके कारण से आपको रूमेटाइड आर्थराइटिक कंडीशन, इन्फ्लेमेशन कंडीशन हो गई। कहाँ पे, साइनोवियल मेम्ब्रेन में। साइनोवियल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन है जिससे साइनोवियल फ्लूइड प्रोड्यूस होता है, बनता है, ठीक है। तो वो आपका इन्फ्लेमेटेड हो जाएगा, इन्फ्लेमेटेड हो जाएगा मतलब आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये आपका कंडीशन हो गया
रूमेटाइड आर्थराइटिस का। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स की हम बात करते हैं तो आपका कैसे क्या लक्षण हो सकते हैं, लक्षण भी बोल सकते हैं क्लिनिकल फीचर, मतलब हम क्लिनिकली क्या डिफाइन करेंगे इसको। तो ऑनसेट ऑफ पेन, मतलब आपको उस जगह पे पेन, और पेन का टाइमिंग आपका तुरंत कभी भी पेन हो सकता है। ठीक है, पेन कभी भी हो सकता है आपको, ऑनसेट ऑफ पेन। अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस, अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस, स्टिफनेस मतलब आपका जो एक टाइप का कठोरता होता है, मतलब आपका इजिली आपका जो आपको ज्वाइंट है वो मुड़ेगा नहीं। ठीक है, तो आपका ये सुबह सुबह रहता है, हार्डली 30 मिनट तक रहता है, आधे घंटे तक। ये आपका अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस, मतलब सुबह सुबह जब आप उठेंगे तो आपके बोन जो है सीधे नहीं होंगे या मुड़ेंगे नहीं। अगर मुड़े हैं तो सीधे नहीं होंगे, सीधे हैं तो मुड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो स्टिफनेस हो जाएगी, कठोरता आ जाएगी उसमें। स्वेलिंग इन द स्मॉल जॉइंट ऑफ द हैंड्स एंड फीट। तो ये आपको डायग्राम से आपको सब चीज समझ में आ रहा है कि किस टाइप का स्वेलिंग आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशंस हो जाते हैं आपको। देखो ये आपका स्वेल दिख रहा है, ये आपका स्वेल दिख रहा है, यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे अजीब टाइप का मुड़ा हुआ है। तो ये सब आपके क्या है, कंडीशंस है किसके, रूमेटाइड आर्थराइटिस के। ठीक है, तो अजर डिसीज, उसके बाद अजर डिसीज प्रोग्रेस देयर इज वीकनिंग ऑफ ज्वाइंट कैप्सूल। ठीक है, तो ज्वाइंट कैप्सूल मतलब जो आपका स्पेस होता है उसे हम कैप्सूल बोल रहे हैं। ठीक है, तो उस ज्वाइंट कैप्सूल में भी आपका डिसीज कंडीशन या वीकनेस आपको दिखेगा। तो उससे आपको क्या हो गया, ज्वाइंट इनस्टेबिलिटी, मतलब आपका ज्वाइंट जो है इनस्टेबल हो जाएगा, मतलब आपका पर्टिकुलर जिस टाइप का मूव आप करना चाहते हैं वैसे ही आपका नहीं होगा। और आपका डिफॉर्मिटी, तो ये आपको दिख रहा है, ये आपके डायग्राम में आपको दिख रहा है किस टाइप का डिफॉर्मिटी है। ठीक है, तो इस आपका जो ये आपका डिफॉर्मिटी, ये आपका डिफॉर्मिटी, यहाँ पे आपको डिफॉर्मिटी, सब आपको डिफॉर्मिटी यहाँ दिख रहा है। तो इस डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा कि आपके क्लिनिकल फीचर क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको पेन भी बहुत होगा और अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस होगी, मतलब आपका बोन जो है इसलिए मुड़ेगा नहीं, या मुड़ा है तो इजिली सीधा नहीं होगा। ठीक है, तो ये स्टिफनेस हो जाएगी, कठोरता आ जाएगी। उसके बाद आपका इनस्टेबल हो जाएगा और आपके स्वेलिंग हो जाएगी जॉइंट्स में। ठीक है, तो ये सब कंडीशन है आपके क्लिनिकल फीचर्स के। अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की, मतलब हम बाहरी कैसे देखेंगे, मतलब कैसे समझेंगे कि ये आपका रूमेटाइड आर्थराइटिस हो सकता है। ठीक है, तो हो सकता है मतलब आपका द जॉइंट, ठीक है, द जॉइंट ऑफ द हैंड्स आर ऑफन द वेरी फर्स्ट जॉइंट अफेक्टेड बाई रूमेटाइड आर्थराइटिस। दीज जॉइंट्स आर swollen, रेड एंड टेंडर व्हेन स्क्वीज्ड। ठीक है, तो आपका रेडनेस आ जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगा, ये हम देखते ही आ रहे हैं। तो ये आपको स्वेलिंग आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपको स्वेलिंग दिख रहा है, ये आपका स्वेलिंग यहाँ पे यहाँ पे भी आपको स्वेलिंग दिख रहा है। ठीक है, तो स्वेलिंग ड्यू टू साइनोवाइटिस, तो आपका जो साइनोवियल में आपका जो कैप्सूल है या साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसमें स्वेलिंग होता है, इसी कारण से आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, स्वेलिंग दिख रहा है। आपके ज्वाइंट, अब ये आपके ऊपर तक दिख रहा है क्योंकि आपके बोन के अंदर में था, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, आपके ऊपर सरफेस में आपको दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके साइन एंड सिम्टम्स है, और बाकी साइन एंड सिम्टम्स आपको पता होगा। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है आपका फैटिक, फैटिक मतलब हो जाता है आपका थकान, ज्वाइंट पेन, ज्वाइंट में पेन होगा। ठीक है, ज्वाइंट टेंडरनेस, टेंडरनेस मतलब कोमलता, जो आपके ज्वाइंट में है आपकी कोमलता आ जाएगी। ठीक है, ज्वाइंट रेडनेस, रेडनेस आपको दिखेगा, ये आपका रेडनेस दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, ये आपका रेडनेस यहाँ भी है। ठीक है, तो हम बाहरी रेडनेस को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद ज्वाइंट स्टिफनेस, ज्वाइंट स्टिफनेस का मतलब है आपका ज्वाइंट में कठोरता आ जाएगी। ठीक है, दोनों कंडीशन होगा, आपका कोमलता भी रहेगा, कठोरता भी रहेगा, लेकिन किस किस टाइम पे आपको देख ली कि हम अर्ली मॉर्निंग जो होता है आपको स्टिफनेस ज्यादा रहता है। लॉस ऑफ जॉइंट रेंज ऑफ मोशन, जो आपका जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन है जिसको हम लोग पढ़े थे, सरकमडेंसेस, आपका बहुत सारे और पढ़े थे हम लोग, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, ठीक है, फ्लेक्शन। ये कंडीशन क्या हो जाएगा, आपका एक लिमिटेड हो जाएगा, इतना आप मूव नहीं कर पाएंगे जितना करते नॉर्मल में करते हैं। उसके बाद ज्वाइंट डिफॉर्मिटी, डिफॉर्मिटी का मतलब है आपको फॉर्मेशन अच्छे से नहीं होना, मतलब ज्वाइंट का फॉर्मेशन अच्छे से नहीं, मतलब दिखेगा नहीं आपको कि फॉर्मेशन अच्छे से। तो ये आपको क्या हो जाएगा, धीरे धीरे उस क्या होता है, छिलते जा रहा है बोन आपका जो मूवमेंट के कारण। ठीक है, तो ये आपका कंडीशंस हो गया, ये आपका सिम्टम्स एंड साइन एंड सिम्टम्स हो गया, क्या क्या लक्षण हो सकते हैं आपके रूमेटाइड आर्थराइटिस की। ये तो ये हो गया आपके साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, देन होता है आपका, अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो इसका डायग्नोसिस किस किस तरीके से हो सकते हैं। डायग्नोसिस मतलब होता है कि आपका क्या क्या तरीका है, क्या क्या तरीका है जिससे हम आपका स्केप आउट कर सकते हैं कि ये कंडीशन जो होता है आपका रूमेटाइड आर्थराइटिस का होता है। ठीक है, रूमेटाइड आर्थराइटिस का होता है। तो आप एक्सरे करवा सकते हैं, एक्सरे से भी आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या हुआ है, वहां पे स्वेलिंग हुआ है या डिफॉर्मिटी हुआ है या आपका इन्फ्लेमेशन कॉज हुआ है। तो एक्सरे ऑफ हैंड एंड फीट आर जनरली परफॉर्म्ड इन पीपल विद आरए। ठीक है, तो आपका जो फीट है मतलब फुट है और आपका हाथ है, जो हाथ है और पैर है,
उसमें आपका एक्सरे परफॉर्म किया जाता है जब आपको रूमेटाइड आर्थराइटिस होता है तब। उसके बाद एमआरआई मतलब आपका होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, जिसमें आपका एक डब्बे टाइप होता है जिसमें आपके ह्यूमन को अंदर में डाला जाता है, ठीक है। तो उसमें आपका पूरा बॉडी का स्कैनिंग हो जाता है, जिससे मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेज आपका इमेजिंग, ठीक है। तो उसमें आपके बॉडी में कुछ भी लोहे का चीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक सोर्स यूज होता है। उसके बाद आपका अल्ट्रासाउंड भी आपको पता है कि इसमें भी आपका अल्ट्रासाउंड में भी आपका स्कैनिंग होता है, जिसमें आप बोन को स्कैनिंग कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपका किस टाइप का इन्फ्लेमेशन है, एकदम बारीक से पता चलता है, ठीक है। उसके बाद है आपका ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं। ब्लड टेस्ट में हम क्या देखते हैं, रूमेटाइड फैक्टर्स को देखा जाता है कि आपका रूमेटाइड फैक्टर कितने अमाउंट में है आपके ब्लड में। तो आपका रूमेटाइड फैक्टर इज ए स्पेसिफिक एंटीबॉडी इन ब्लड, ठीक है। तो ये आपका आरएफ जो होता है रूमेटाइड फैक्टर, ये आपके ब्लड में प्रेजेंट होता है, जो एंटीबॉडी होता है आपके ब्लड में, ठीक है। उसके बाद आपका ईएसआर आपने परफॉर्म किया है, ठीक है, या परफॉर्म करेंगे इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। जो आपके इरिथ्रोसाइट है उसका सेडिमेंटेशन रेट देखेंगे कि किस टाइप से सेडिमेंट हो रहा है। तो ये भी अगर प्रॉपर नहीं होता है तो भी आपका कंडीशन होता है रूमेटाइड आर्थराइटिस का। द रेट एट विच रेड ब्लड सेल प्रेसिपिटेट इन एन 1 आवर पीरियड, ठीक है। तो अगर 1 घंटे में आपका रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन 1 घंटे में हो गया तो आपका कंडीशन हो सकता है रूमेटाइड आर्थराइटिस का। तो ठीक है, तो आप डायग्नोसिस में लिख सकते हो एक्सरे, एमआरआई, ब्लड टेस्ट, ये सब लिख सकते हो। आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है ज्यादा, क्योंकि ये आपको डायग्नोसिस कंडीशन में बताना है कि कैसे कैसे हम डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका डायग्नोसिस कंडीशन में आप लिख सकते हो एक्सरे लिख सकते हो, मैग्नेटिक रिजोनेंस, आपका एमआरआई लिख सकते हो, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट में आपका रूमेटाइड फैक्टर देखेंगे और आपका इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ईएसआर ये देखेंगे, ठीक है। तो ये तीनों आपका ये सारे कंडीशन क्या होते हैं, डायग्नोसिस कंडीशंस होते हैं। अब हम बात करते हैं मेडिकेशंस की, ठीक है। तो रूमेटाइड आर्थराइटिस आपको समझ में आया होगा कि आपका क्या क्या कंडीशन हो सकता है। तो उसके लिए हम पर्टिकुलर कोई रूमेटाइड आर्थराइटिस के लिए पर्टिकुलर कोई ड्रग नहीं बना है, ठीक है, जो आपको रूमेटाइड आर्थराइटिस को कम्प्लीटली ठीक कर दे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आपका अब अलग अलग टाइप का ड्रग यूज करते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं एनएसएआईडीज और एंडकॉक्सिस। तो एनएसएआईडीज मतलब होता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। इस नाम से समझ में आ रहा है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग। एंटी इंफ्लामेटरी मतलब इंफ्लामेशन के अगेंस्ट में जो ड्रग दिया जाता है, जिसको एंटी इंफ्लामेटरी बोलते हैं। तो एनएसआईडीज वो कैटेगरी वाला ड्रग है जिसमें आपके सारे पेन किलर्स आते हैं, पेन किलर्स फीवर वाले ड्रग, जैसे पैरासीटामोल, डिस्प्रिन, आइबुप्रोफेन, निमेसुलाइड, सारे आपके किस कैटेगरी के ड्रग है, एनएसएआईडीज के हैं, ठीक है। तो एनएसएआईडीज मतलब इसको क्यों दिया जा रहा है, इफेक्टिव इन रिलीविंग द जॉइंट पेन एंड स्टिफनेस ऑफ आरए, ठीक है। तो एनएसएआईडीज क्यों दिया जा रहा है, जो आपको पेन हो रहा है उसको कम करने के लिए और स्टिफनेस है उसको कम करने के लिए, क्योंकि आपका एंटी इंफ्लामेटरी भी होता है, इन्फ्लामेशन को कम करेगा तो आपका स्टिफनेस भी कम होते जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या होता है, आपका सप्रेस डिसीज एक्टिविटी। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो ड्रग होता है वो आपका इम्यून स्टिमुलेटर होता है, सॉरी इम्यून सप्रेसर होता है, जो इम्यून को आपको सप्रेस करता है। तो यहाँ पे क्या करेगा, सप्रेस करेगा, आपके डिसीज की जो एक्टिविटी है उसको सप्रेस करने का काम करेगा, क्योंकि वहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, इसको ऑटो इम्यून डिसीज बोल रहे हैं। तो इम्यून को क्या करेगा, वहाँ पे सप्रेस करेगा, जिसका ज्यादा रोल नहीं होगा तो आपको जो डिसीज का एक्टिविटी है वो थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग, ठीक है। तो आपको डिसीज मॉडिफाइंग मतलब इस डिसीज को मॉडिफाई करने वाला रूमेटिक ड्रग्स आते हैं, एक्ट मेनली थ्रू इनहिबिशन ऑफ इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनेज, ठीक है। तो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनेज मतलब जो इन्फ्लामेशन कर रहा है, जो आपका साइटोकाइनिन इन्फ्लामेशन कर रहा है, उस साइटोकाइनिन को क्या करता है, इनहिबिट करता है। मतलब आप ये मान लीजिए कि जो आपका इन्फ्लामेशन कॉज कर रहा है, उस इन्फ्लामेशन कॉजिंग जो एजेंट है उसको क्या कर रहा है, यहाँ पे आपका जो ड्रग है वो इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके कंडीशंस हैं डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स का। जैसे आपका एग्जांपल है सल्फासेलाजिन और आपका मेथोट्रेक्सेट। तो ये आपके जो दो ड्रग हैं वो आपका क्या है, एंटी रूमेटिक ड्रग है। तो सल्फासेलाजिन का आपको देखेंगे, इट इज यूज्ड टू पेशेंट विथ माइल्ड एंड मॉडरेट डिसीज, ठीक है। तो माइल्ड या मॉडरेट मतलब कम या थोड़ा सा ज्यादा, एकदम ज्यादा नहीं। तो उस कंडीशन में आपका ड्रग ऑफ चॉइस स्पेशली इन यंगर पेशेंट एंड वुमेन हु आर प्लानिंग अ फैमिली, ठीक है। तो यंगर वुमेन या आपका जो यंगर पेशेंट है उसमें यूज किया जाता है। ये ड्रग ऑफ चॉइस है किसके लिए, यंगर्स के लिए और वुमेन्स के लिए। सल्फासेलाजिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रूमेटिक आर्थराइटिस या एंटी रूमेटिक ड्रग,
ठीक है। मेथोट्रेक्सेट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पेशेंट विथ मोर एक्टिव डिसीज। ये आपका अगर आरए बहुत ज्यादा अमाउंट में है, मतलब ज्यादा कंडीशन में, क्योंकि आपका सल्फासैलाजिन क्या था, माइल्ड एट मॉडरेट, हम लोग कंडीशन पढ़ते हैं माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, ठीक है। तो यहाँ पे माइल्ड और मॉडरेट में आपका सल्फासैलाजिन है, और अगर सीवियर कंडीशन तो आपका मेथोट्रेक्सेट, ठीक है। तो ये आपका एक्टिव डिसीज, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, ठीक है। तो आपका टेरेटोजेनिक इफेक्ट रहता है जब आप, कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब है कि आप किसी प्रेग्नेंट लेडी को नहीं दे सकते, प्रेग्नेंट लेडी को नहीं दे सकते इस ड्रग को, क्योंकि आपका टेरेटोजेनिक इफेक्ट देता है। टेरेटोजेनिक इफेक्ट का मतलब है आपका जो फीटस फॉर्मेशन होता है, जो आपका फीटस में जो बेबी रहता है उसमें हार्मफुल रहता है, उसके लिए आपका डिफॉर्मिटी हो जाता है, मतलब जो आपका बच्चे का फॉर्मेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाता है, ठीक है। अब आपका एक और ड्रग है आपका लेफोनोमाइड, ठीक है। तो वो आपका जो ब्लॉक्स है टी सेल प्लोरिफरेशन, क्योंकि टी सेल के एक्सेस ग्रोथ के कारण भी होता है, क्योंकि टी सेल आपका इम्यून से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो वो आपका उसका प्रोलिफरेशन मतलब बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण से आपका ऑटो इम्यून डिसीज होता है। तो ये आपके क्लिनिकल मैनेजमेंट के कुछ ड्रग्स है, ठीक है, जो आपका ट्रीटमेंट में यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो ये आपका ट्रीटमेंट समझ में आया होगा। तो ये आपका मेडिकल मैनेजमेंट का ड्रग होता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं आपका ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस, तो ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है आपका डिसीज, दिस इज अ मेटाबॉलिक स्केलेटल डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय लो बोन डेंसिटी, आपका मेटाबॉलिक स्केलेटल डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय लो बोन डेंसिटी एंड distortion of bone tissue which result in increased bone fragility and susceptibility to fracture, ठीक है। तो बोन फ्रेजिलिटी मतलब नाजुक होना, फ्रेजाइल मतलब नाजुक होना, ठीक है। तो आपका ये भी आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, स्केलेटल डिसऑर्डर होता है, जिसमें आपकी जो बोन डेंसिटी होती है, जो आपकी कठोरता या मजबूती होती है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है आपकी बोन की। और डिटोरिएशन मतलब आपका अच्छे से फॉर्मेशन नहीं होना, तो बोन टिश्यू का फॉर्मेशन अच्छे से नहीं होता है, जिसके कारण से आपकी जो बोन होता है, जो होता है आपका क्या हो जाता है, बहुत नाजुक हो जाता है, ठीक है। तो इंक्रीज बोन फ्रेजिलिटी, तो आपका जो बोन की नाजुकता होती है वो बहुत बढ़ जाती है, ठीक है, नरमता जो होती है बढ़ जाती है, और आप इजी आपका ससेप्टिबल हो जाओगे फ्रैक्चर के लिए। मतलब आपका छोटा सा भी कोई आपका हाथ या आपका पैर, जो जिस बोन में आपका ये हुआ है, फ्रेजिलिटी हुआ है, थोड़ा सा भी आपको लगेगा तो आपका वो फ्रैक्चर होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये आपका कंडीशन कहाँ कहाँ होता है, द वर्टेब्री, रिस्ट एंड हिप्स आर द मोस्ट कॉमन साइट्स ऑफ फ्रैक्चर, ठीक है। तो ये आपके डायग्राम में आपको दिख रहा है। तो ये आपके जो कंडीशन है, वर्टिब्रा मतलब आपका वर्टिब्रल कॉलम, रिस्ट मतलब आपका कलाई, और आपका हिप्स जो है, जो आपका पीछे का भाग होता है, वेस्ट के नीचे का भाग, दिस इज द हिप्स, ठीक है। तो उस कंडीशन में तो ये आपका हिप्स हो गया, ये आपका वर्टिब्रल कॉलम, और ये आपका रिस्ट, ठीक है। तो इस तीनों पोर्शन में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं आपके ऑस्टियोपोरोसिस होने के। तो ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस का मतलब है कि यहाँ पे आपका फॉर्मेशन मतलब अच्छे से फॉर्मेशन नहीं होगा, और वहां का जो बोन होता है वो क्या हो जाएगा, फ्रेजाइल हो जाएगा, नाजुक हो जाएगा, नरम हो जाएगा, जिसके कारण से आपको फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके बोन जो होते हैं बहुत मजबूत होते हैं, जिसके कारण से आपको इजीली फ्रैक्चर नहीं होता है। लेकिन अगर वो नाजुक हो जाएंगे, मतलब आपको हर छोटी चीज में थोड़ा बहुत चोट लगेगा, उसमें भी आपको फ्रैक्चर होने के चांसेस, जैसे आप गिर जाते हैं तो जब आप धीरे से गिरते हैं, थोड़ा दीवार से टकरा जाते हैं तो आपको उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपका जो बोन है वो नाजुक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, नरम हो जाएगा, तो आपको क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन है, ये आपके डेफिनेशन है, ये आपका इंट्रोडक्शन है किसका, ऑस्टियोपोरोसिस का, ठीक है। देन हम बात करते हैं आपका, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि आपका किस टाइप का यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने समझ में आ रहा होगा कि कैसा आपको दिख रहा है, ये आपका आप सेक्शन ऑफ बोन शोइंग ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। तो आपका ऑस्टियोपोरोसिस अब देखिए यहाँ पे आप, ये आपका नॉर्मल बोन है, और ये आपका ऑस्टियोपोरोसिस, जो ऑस्टियोपोरोसिस बोन है, ठीक है। इसमें आपको समझ में आ रहा होगा किस टाइप का आपको दिख रहा है, ठीक है। तो उसको देखिए आप अच्छे से, ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा कि आपको किस टाइप का वहाँ स्ट्रक्चरल डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस आपको दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका देखिए कैसा क्या स्ट्रक्चर, देखिए आप समझ में आ रहा होगा आपको,
तो इसमें देखो आपका सब चीज अच्छे से दिख रहा है, सब चीज अच्छे से दिख रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जगह खाली हो गया, मतलब अब ये क्या हो गया, अब यहाँ पे जो जॉइंट का जो एरिया था वो क्या हो गया है, बढ़ गया है। ठीक है, आपस में जो जॉइंट होते हैं आपके बोन के अंदर में, जो आपके बहुत सारे जो कंटेंट होते हैं आपस में ज्वाइंट होते हैं, उसमें क्या हो गया, गैपिंग आ गई है। गैपिंग आ गई है मतलब अब वो क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। ठीक है, कमजोर हो जाएगा, जिसके कारण से आपका क्या होगा, वहां पे आपका जो बोन ही है वो क्या हो गया, कमजोर हो गया। ठीक है, तो कमजोर हो गया मतलब अब इजिली आपका सब्सेप्टिबल हो जाएगा किसके लिए, फ्रैक्चर के लिए। तो आपका ऑस्टियोपोरोटिक जो बोन होता है ये उसका स्ट्रक्चर है, ये इसका आपका दिख रहा है, ये आपको जूम करके आप देखोगे तो आपको दिख रहा है कंडीशन। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया किसका, ऑस्टियोपोरोसिस का। अब देखिए आपका पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी आप समझिए कि क्या होता है पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी का मतलब हो गया आपका ये कैसे फ्लो होता है, कैसे फ्लो होता है या कैसे होता है ये डिसीज। ठीक है, तो इस डिसीज के बारे में हम देखते हैं कि कैसे होता है। तो रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग इम्बैलेंस ऑफ बोन रीमॉडलिंग। बोन रीमॉडलिंग का मतलब होता है जो आपका ये आपका बोन रीमॉडलिंग होता है ना, कंटिन्यूअस मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है जिसमें आपका बोन का ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन का मतलब यहाँ ये समझिए कि जब आपका बोन मैच्योर हो जाता है, जब आपका बोन एक उम्र तक पहुंच जाता है, तो उसमें क्या होता है, वो आपका रिमूव हो जाता है, उसकी जगह पे आपका न्यू सेल आ जाता है, न्यू बोन आ जाता है। ठीक है, तो वो जो रीमॉडलिंग में मतलब जो आपका जो मैच्योर बोन है उसका जो ब्रेकडाउन होता है उसको हम रिजॉर्प्शन बोलते हैं, रिजॉर्प्शन। ठीक है, और उसका जो आपका जो रिजॉर्प्शन होता है या रिमूविंग होता है मैच्योर बोन को, उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, उसके बाद ऑस्टियोक्लास्ट को रिप्लेस करके आपका न्यू बोन आता है जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, तो ऑस्टियोब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं न्यू बोन का फॉर्मेशन। जो आपके ओल्डर बोन है वो रिमूव होते हैं आपके बॉडी से, ठीक है, उसके जगह पे आपके नया बोन का फॉर्मेशन होता है, उसी को हम बोलते हैं बोन रीमॉडलिंग। ठीक है, तो पुराने बोन का खत्म होकर नए बोन का फॉर्मेशन होकर उसके जगह पे आके लगना, वो तुरंत का तुरंत प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं कि आपको 2-4 दिन लगता है कि आपको 2 दिन में खत्म हुआ फिर 2-4 दिन बाद वो बनेगा, ऐसा नहीं, तुरंत तुरंत प्रोसेस होता है। आपको धीरे धीरे रिमूव होते जाता है, एक एक पार्ट उसकी जगह में नया बनते जाता है। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं बोन रीमॉडलिंग। इसमें इम्बैलेंस हो जाता है, तो इसमें इम्बैलेंस हो जाएगा तो आपका नए बोन का फॉर्मेशन अच्छे से नहीं होगा, नए बोन का फॉर्मेशन अच्छे से नहीं होगा, जिसके कारण से आपको ये कंडीशंस देखने को मिलेगा, जो आपको फ्रेजाइल कंडीशन जो हम लोग अभी कुछ देर पहले पढ़े। ठीक है, तो बोन रीमॉडलिंग ऑकर्स थ्रू आउट एन इंडिविजुअल लाइफ टाइम इन नॉर्मल एडल्ट। द एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट जो आपको बोन रिजॉर्प्शन मतलब आपको बोन जो रिमूव हो रहा है मैच्योर बोन। ठीक है, एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट इज बैलेंस्ड बाय दैट ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, तो आपका जो ऑस्टियोक्लास्ट का मतलब है रिमूवल मतलब बोन जब आपका मैच्योर हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तब उसको हम ऑस्टियोक्लास्ट बोलते हैं। तो उसको बैलेंस किया जाता है, मतलब आपका जो ओल्डर है उसको बैलेंस किया जाता है न्यूअर से, नया ऑर्डर दे के उसको बैलेंस किया जाता है। तो वही जो होता है नॉर्मल बोन रीमॉडलिंग एडल्ट ग्रेजुअली इंक्रीज बोन मास अंटिल। ठीक है, आपका ये एक एज तक क्या होता है, अच्छे से होता है, उसके बाद ये एक एज के बाद क्या हो जाता है, कम होने लग जाता है। तो कम होने लग जाता है तो आपका आप ऑस्टियोपोरोसिस डिसीज होता है ये आपका 30 के बाद होता है। ठीक है, मोस्टली जो देखा गया है, क्योंकि आपका पहले भी होता है, लेकिन जो आपका एक एवरेज मान के जाता है तो आपका एक ओल्डर एज में होता है या यंगर एज के बाद होना चालू होता है। जरूरी नहीं कि सबको हो, लेकिन किसी किसी कंडीशन में होता है, क्योंकि आपके बहुत सारे कंडीशन हम देख लिए थे, विटामिन डी डेफिशिएंसी देखे और आपको फैमिली हिस्ट्री देखे। ठीक है, तो बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं जिसके कारण से आपका ये रीमॉडलिंग जो बोन का रीमॉडलिंग स्टेज है, जो पुराने से नए का बनना, वो अच्छे से नहीं हो पाता है। ठीक है, अब देखिए विथ एजिंग दैट पीक बोन मास इज ग्रेजुअली डिक्रीजेस। ठीक है, तो आपका एजिंग होते जाता है, एज बढ़ते जाता है, तो आपका जो ये बोन मास जो है वो क्या धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो डिक्रीज हो जाता है। अब डिक्रीज हो रहा है, ये आपका डिक्रीज हुआ, अब इसमें आपका क्या क्या कंडीशंस होते हैं, कैल्सिटोनिन विच इनहिबिट बोन रीअब्जॉर्प्शन। तो कैल्सिटोनिन आपका एक हार्मोन है, कैल्सिटोनिन एक हार्मोन है या एक केमिकल है जो क्या करता है, बोन रिजॉर्प्शन को इनहिबिट करता है एंड प्रोमोट बोन फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये आपका बोन रिजॉर्प्शन को आपको क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, और बोन फॉर्मेशन को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका कैल्सिटोनिन, ठीक है, कैल्सिटोनिन के कारण। उसके बाद है आपका स्ट्रोजन जो एक स्ट्रोजन हार्मोन होता है,
विच इनहिबिट बोन ब्रेक डाउन, ठीक है, विच इनहिबिट बोन ब्रेक डाउन। और आपको उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, आप तो हम क्या देख अब इस कंडीशन में आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको कैल्सिटोनिन और एस्ट्रोजन के कारण क्या हो रहा है, आपका ये कंडीशन आते जा रहा है, ठीक है, मतलब ज्यादा एक्सेस अमाउंट में हुआ है, इसी कारण से ये सब हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अगेंस्ट में कोई ड्रग दे सकते हैं जो इसको ट्रीटमेंट में यूज होगा। जब हम ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये, तो यहाँ पे आप पैथोफिजियोलॉजी समझ लीजिए कि आपका जो बोन का रीमॉडलिंग होता है, जो पुराने बोन खत्म होकर नए बोन का फॉर्मेशन होता है, उस प्रोसेस में क्या हो जाता है, डिफॉर्मिटी हो जाती है, मतलब वो प्रोसेस अच्छे से नहीं हो पाता, जिसके कारण से ठीक है। तो ये आपका पैथोफिजियोलॉजी थी, जो हम देखे कि आपको क्या क्या कंडीशंस होते हैं। जो आपको मेन यही है कि जो आपका रीमॉडलिंग होता है, बोन रीमॉडलिंग, जो आपका एजिंग जो बोन होता है या मैच्योर जो बोन होता है, उसका रिमूव होने के बाद जो नया बोन उसकी जगह में आता है, उसी प्रोसेस में आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका अनयूनिफॉर्मिटी होती है, इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके कारण से ये फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। तो ये मेन रीजन है आपका इम्बैलेंस ऑफ बोन रीमॉडलिंग, जो जिसके कारण आपका ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ठीक है। अब आपका ऑस्टियोपोरोसिस का आपका रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकता है, तो रिस्क फैक्टर आप देखेंगे तो फीमेल मोर देन मेल, ठीक है, तो आपके फीमेल में ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है, फीमेल में ज्यादा चांसेस होते हैं, आपका बोन जो डिसीज होने के चांसेस जो है फीमेल में ज्यादा होते हैं। तो हम ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें तो आपका फीमेल में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मेल, ठीक है। इंक्रीज एज, तो आपको जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है वैसे वैसे चांसेस आपके भी बढ़ते जाते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के, क्योंकि आपका एज के साथ ही एजिंग होते जाता है, तो आपका जो रीमॉडलिंग बोन रीमॉडलिंग का कंडीशन होता है वो आपका धीरे धीरे कम होते जाता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपका एज बढ़ते जाएगा, आपका ब्लड का फॉर्मेशन भी कम होते जाता है, तो ब्लड का फॉर्मेशन कम होगा तो आपको बोन का भी फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आते जाएगा, ठीक है। इन एडिक्वेट इनटेक ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी, तो कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण में, मतलब आपका जो जरूरी डोज है वो आपको नहीं मिलेगा, तो भी आपका ये कंडीशन हो सकता है ऑस्टियोपोरोसिस का, ठीक है। एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी और मेनोपॉज, ठीक है, एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी और मेनोपॉज भी रीजन होते हैं आपके ऑस्टियोपोरोसिस के, ठीक है। तो एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी और मेनोपॉज का मतलब होता है एक एज जहां पे आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल क्लोज हो जाता है, उस कंडीशन को आप बोलते हैं मेनोपॉज, ठीक है। उस कंडीशन में भी आपके रिस्क फैक्टर हो जाता है, क्योंकि उस कंडीशन में आपका एस्ट्रोजन का रिलीज भी नहीं होता है, उसके कारण इसी कारण आपको बोला गया है कि फीमेल में ज्यादा होता है ये ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। उसके बाद है आपका फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री हम देख लिए हैं, आपका जैसे आर्थराइटिस में देखे तो वैसे ही आपका फैमिली हिस्ट्री यहाँ भी होता है, ठीक है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, मतलब फिजिकल एक्टिविटी मतलब नो एक्सरसाइज, नो योगासन, कुछ नहीं, ठीक है, ना मॉर्निंग वॉक, ना इवनिंग वॉक, ना पैदल चलना, कुछ नहीं, जिसके कारण भी आपका कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, उसके कारण भी आपका ये डिसीज हो सकता है, ठीक है। स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन, ये दोनों कंडीशन भी आपका इसके लिए रिस्क फैक्टर होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। मेडिकेशन, कुछ कुछ जो ड्रग है जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड, आपका एंटी सीजर ड्रग, ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड और एंटी सीजर, क्योंकि आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होता है आपका इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग होता है, जो इम्यून को सप्रेस करता है, और उसी इम्यून के कारण ही आपका डिसीज होता है, ठीक है। लो वेट एंड बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, जब आपका एज के अकॉर्डिंग आपका वेट नहीं होता है तो भी ये कंडीशंस हो सकता है आपको डिसीज, ठीक है, तो ये भी आपको इसको एग्जैगरेट कर सकता है, बढ़ा सकता है। तो ये सारे क्या हो गए आपके रिस्क फैक्टर हो गए किसके, ऑस्टियोपोरोसिस के, ठीक है। देन हम बात करते हैं कॉजेटिव ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, क्या क्या कॉजेटिव एजेंट होते हैं, कॉज या बोल सकते हैं इटियोलॉजी भी बोल सकते हैं, ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी की लैंग्वेज में इटियोलॉजी ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। तो अब देखिए इडियोपैथिक एज रिलेटेड ऑस्टियोपोरोसिस मोस्ट कॉमन यंग एज, ठीक है, पोस्ट मेनोपॉजल टाइप 1 और आपका सेनाइल, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन जो पोस्ट मेनोपॉजल है और सेनाइल, ये आपका कंडीशन जो होता है ये आपका फीमेल से रिलेटेड होता है, इसीलिए आपको बोला गया है, ठीक है, कि फीमेल में ज्यादा होता है। और यंग एडल्ट में मतलब थोड़ा एज बढ़ते जाएगा, 30 के बाद, हम 30 तक तो देख रहे हैं, 30 के बाद आपको धीरे धीरे ये हो सकता है, ठीक है। पोस्ट मेनोपॉजल मतलब आपको मेनोपॉज स्टार्ट होने के बाद ही, ठीक है, तो आपका
कंडीशन चालू हो जाता है, मेनोपॉज जब स्टार्ट होता है उसके बाद ये कंडीशन चालू हो जाता है, तो ये आपका पॉजिटिव एजेंट है ऑस्टियोपोरोसिस के, क्योंकि वहां पे आपका एस्ट्रोजन हार्मोन का रिलीज या सिक्रीशन कम होता है, ठीक है, तो वो भी आपका कॉज करता है ऑस्टियोपोरोसिस। जरूरी करे ही, कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है आपका बी, ऑस्टियोपोरोसिस सेकेंडरी ऑफ डिसीज स्टेज, ठीक है। जैसे आपका मेटाबॉलिक कंडीशन, मतलब आपका सेकेंडरी स्टेज, आप प्राइमरी कोई डिसीज होगा उसके बाद सेकेंडरी में आपका ये हो सकता है, ठीक है। तो मेटाबॉलिक कंडीशन की बात करेंगे तो आपका कैल्शियम डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी और माल न्यूट्रिशन एंड स्कर्वी, तो ये आपके क्या है, मेटाबॉलिक कंडीशन है। कैल्शियम की कमी हो गई, विटामिन डी की कमी हो सके, या माल न्यूट्रिशन हो गया, या स्कर्वी हो गया, तो ये सब आपके क्या है, जो आपका मिनरल्स की कमी के कारण जो होने वाले डिसीज है उसको हम बोलते हैं स्कर्वी या माल न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इन सब की कमी के कारण आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं, जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस को। तो ऑस्टियोपोरोसिस को क्या करता है, सेकेंड स्टेप पे ऑस्टियोपोरोसिस कॉज कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका एंडोक्राइन कंडीशन, एंडोक्राइन कंडीशन मतलब रिलेटेड है आपका हार्मोन से, ठीक है। तो यहाँ पे हार्मोन से रिलेटेड कौन सा डिसीज दिखा रहा है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, जो आपका पैराथायरॉयड ग्लैंड है उसमें हाइपर सिक्रीशन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है। तो पैराथायरॉयड हार्मोन का ज्यादा सिक्रीशन भी आपका कॉज करता है ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि वो आपको पैराथायरॉयड हार्मोन का ज्यादा सिक्रीशन आपके बोन को फ्रेजाइल नेचर का बनाता है, कमजोर बनाता है, नरम बनाता है, ठीक है। जिसके कारण से आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, ज्यादा जो आपके मास सेल है उसका सिक्रीशन ज्यादा करते हैं, जिसके कारण से इन्फ्लामेशन कॉज होता है। उसके बाद है आपका रीनल डिसीज, रीनल डिसीज हो गया तो भी आपका, क्योंकि रीनल डिसीज हुआ तो आपका रीनल डिसीज होने के कारण आपका यूरिक एसिड का रिमूवल अच्छे से नहीं होगा, जो यूरिक एसिड का रिमूवल अच्छे से नहीं होगा तो वो आपके बोन के ज्वाइंट में आपका जो है क्या होता जाएगा, डिपॉजिट होते जाएगा, और वो भी आपका जो क्या बोलते हैं डिसीज कॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑस्टियोपोरोसिस का आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है आपके बोन में होता है, ना कि आपके ज्वाइंट में, ठीक है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल लीवर डिसीज, तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल लीवर डिसीज में भी आपका कई कंडीशन है, जैसे आपका एसिड का अमाउंट बढ़ रहा है, तो एसिड का अमाउंट भी कहीं ना कहीं आपके एंडोथेलियल वॉल में इफेक्ट करेगा, तो उसमें भी आपको कोई ना कोई डिसीज होगा, जिसके कारण से ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होगा, तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होगा तो आपका ब्लड फॉर्मेशन भी अच्छे से नहीं होगा, तो आपको बोन मैरो में ब्लड फॉर्मेशन भी अच्छे से नहीं होगा, तो आपका वो उसमें आपका ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बोन मैरो इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। बोन मैरो इनफिल्ट्रेशन मतलब वहां पे आपको बोन का फॉर्मेशन होता है, सॉरी ब्लड का फॉर्मेशन होता है, उसमें इनफिल्ट्रेशन की कैपेसिटी मतलब कंडीशन हो जाएगी, जिसके कारण से आपको ल्यूकेमिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाता है, डिसीज कंडीशन हो जाता है। तो आपका ल्यूकेमिया का मतलब समझते हैं, ल्यूकेमिया मतलब आपका जो व्हाइट ब्लड सेल होता है उसको हम लोग आपका ल्यूकेमिया उसी से होता है, तो उसमें क्या होता है आपका जो आपका व्हाइट ब्लड सेल है उसका फॉर्मेशन अच्छे से नहीं होता है, उसी को हम बोल रहे हैं ल्यूकेमिया, ठीक है। तो आपका बोन मैरो इन्फिल्ट्रेशन के कारण आपका जो व्हाइट ब्लड सेल है उसका फॉर्मेशन अच्छे से नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये पता है कि व्हाइट ब्लड सेल का क्या काम है। व्हाइट ब्लड सेल जो होता है आपका क्या होता है, जो ल्यूकेमिया का मतलब होता है कैंसर, ठीक है। ब्लड आपका जो व्हाइट ब्लड सेल में कैंसर होता है उसको हम ल्यूकेमिया बोलते हैं। तो आपका क्या हो गया, आपका जो ल्यूकेमिया होता है या व्हाइट ब्लड सेल होता है क्या होता है, आपके बॉडी का आर्मी होता है, तो अगर आर्मी को ही अच्छे से नहीं बना पाए तो आपका जो बॉडी का इम्यूनिटी है क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और यही आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक। मतलब ये भी आपका क्या है, एक टाइप का इम्यून डिसऑर्डर है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो प्रोटेक्टिव फिनोमिना है व्हाइट ब्लड सेल का वो आपका नहीं है, तो आपका प्रोटेक्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपके ड्रग्स, कुछ ड्रग्स जैसे आपका फिनोबार्बिटल, ठीक है, थायराइड हार्मोन और आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम हर जगह पढ़ते आ रहे हैं। थायराइड हार्मोन हम कुछ देर पहले पढ़े, और फिनोबार्बिटल, ठीक है। फिनोबार्बिटल इज अ ड्रग विच इज यूज्ड इन आपका सीजर कंडीशन में भी दिया जाता है, आपका सीजीटी हिप्नोटिक में भी दिया जाता है, ठीक है। तो आपका इन तीनों ड्रग के कारण भी आपका ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद है आपका लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल का मतलब है आपका न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं होना, एल्कोहल, स्मोकिंग, इनएक्टिविटी मतलब फिजिकल, आपका जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो अच्छे से नहीं करते हैं आप, इमोबिलाइजेशन मतलब आपका, और एक्सेसिव कैफीन, ठीक है। इमोबिलाइजेशन मतलब आपको एक ही जगह बैठे रहना, मूवमेंट नहीं करना, ये कंडीशन भी आपको कॉज कर सकता है ऑस्टियोपोरोसिस। देन आपका एक्सेसिव कैफीन, ठीक है, कैफीन का एक्सेसिव अमाउंट भी आपको ऑस्टियोपोरोसिस कॉज करने में इफेक्ट करता है, इसीलिए ज्यादा कॉफी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो आपको कॉफी में कैफीन ज्यादा होता है, चाय में कैफीन ज्यादा होता है, तो ज्यादा चाय या कॉफी नहीं पीना चाहिए, जिसके कारण से आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है।
ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सब आपके कंडीशंस है, पॉजिटिव एजेंट है जिससे ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, जरूरी नहीं होता है, हो सकता है, यहाँ पे हम हो सकता है बोल रहे हैं, ठीक है। देन हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स की। तो साइन एंड सिम्टम्स की बात करेंगे तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर साइन एंड सिम्टम्स नहीं होता है, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस हैज बीन कॉल्ड साइलेंट डिसीज, दिस इज अ साइलेंट डिसीज बिकॉज बोन मास इज लॉस्ट ओवर मेनी ईयर, ठीक है। तो आपका जो बोन का मास होता है वो बहुत धीरे 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 लॉस होता है, बहुत टाइम तक होता है, बहुत लॉन्ग ईयर्स तक चलते रहता है, ठीक है। इसलिए इसको साइलेंट डिसीज बोला जाता है। इसका आपको साइलेंट सिम्टम्स नहीं मिलेगा, फिर भी हम एक अनुमान लगाते हैं कि ऐसा कंडीशन हो जाता है जिसके कारण से हम पहचान सकते हैं। जैसे आपका लॉस ऑफ हाइट, ठीक है, बैक पेन, क्योंकि आपका लॉस ऑफ हाइट, बैक पेन मतलब आपका रीढ़ की हड्डी प्रॉब्लम होगा, लॉस ऑफ हाइट, ठीक है। वर्टिब्रल कोलैप्स, आपका वर्टिब्रल कोलैप्स हो जाएगा, हाइट अगर कम है तो भी आपका कंडीशन हम मान सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका डाउगेट्स हम, ठीक है, तो आपका वर्टिब्रल कोलैप्स मतलब जो आपका साइज में कम होता है, आपका पीठ उभरा हुआ रहता है कई लोग का, उस कंडीशन को हम बोलते हैं डाउगेट्स हम, ठीक है। तो ये होते हैं आपके साइन एंड सिम्टम्स। इसके आपके डायग्राम भी आपको देखने को मिल जाएगा कि किस किस टाइप का कंडीशन होता है, ठीक है। तो ये है आपके कंडीशंस, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव, आपका प्रोग्रेसिव स्पाइनल डिफॉर्मिटी इन ऑस्टियोपोरोसिस, तो ये आपका धीरे धीरे आपका 55 साल में, 65 साल में, 75 साल में, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा है कंडीशंस, ठीक है। आप बोन मैरो आपका वो इस वर्टिब्रल कॉलम को देखिए तो इसमें आपको समझ में आ रहा है कि कैसे आपका कंडीशन होते जा रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको देख के समझ में आ रहा होगा, आपको सराउंडिंग को देखिए कैसे दिख रहा है आपका, ये आपका कंडीशन है, ठीक है। आपका इसको देखिए आप, ठीक है। बोन आपको तीनों डायग्राम में आपको डिफरेंस नजर आ रहा है कि आपका एज के साथ में, तो यही इसी को हम क्या बोलते हैं, एजिंग बोलते हैं। मतलब एज के साथ में आपका क्या होता है कंडीशन, ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन क्या हो रहा है, क्रिटिकल होते जाता है, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम हो गया किसका, ऑस्टियोपोरोसिस, आपको दिख रहा है एज के साथ बढ़ते जा रहा है। देन डायग्नोसिस कंडीशन, डायग्नोसिस कंडीशन, डायग्नोसिस या डायग्नोसिस ऑस्टियोपोरोसिस। तो आपको डायग्नोसिस कैसे करते हैं, मतलब उसको आप कैसे बताएंगे कि आपको ये ऑस्टियोपोरोसिस हुआ। तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सरे स्टडी करना पड़ेगा, आपका बोन डेंसिटी कैसे करते हैं, आपका इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। एमआरआई, ऐसे टाइप के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं आपके जिसमें आप डायग्नोसिस कर सकते हो। रेडियोग्राफिक, ठीक है, तो रेडियोग्राफिक बोन मास, ठीक है, तो बोन मास पता लगाता है, आपका पता लगा सकते हैं आप रेडियोग्राफिक के थ्रू। उसके बाद है आपका अल्ट्रासोनोग्राफी, तो ये सब आप नाम सुने हुए हैं, सोनोग्राफी भी आप सुने हुए हैं, तो ठीक है। डिटरमिनेशन आपका डिटरमाइन बोन डेंसिटी, तो बोन डेंसिटी को भी डिटरमाइन कर सकते हैं आप अल्ट्रासोनोग्राफी से। उसके बाद है आपका डुअल एनर्जी एक्सरे एब्सॉर्प्टिमेट्री, ठीक है, डेक्सा इज द प्रिफर्ड मॉडलिटी फॉर मेजरिंग बोन मिनरल डेंसिटी। तो ठीक है, तो आपको बोन में मिनरल का अमाउंट कितना है वो डेंसिटी को पता लगाने के लिए आपका एक अलग से इंस्ट्रूमेंट या अलग से एक मेथड यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं डेक्सा, ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्सॉर्प्टिमेट्री, ठीक है। तो ये आपके कंडीशंस हो गए किसके लिए, डायग्नोसिस के लिए, कैसे हम डायग्नोस करेंगे कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है कि नहीं। इससे पहले हम साइन एंड सिम्टम्स देख लिए हैं, ठीक है। ये आपका डायग्नोस्टिक कंडीशन है। उसके बाद है आपका मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आपका ट्रीटमेंट, ठीक है, कैसे हम इसको मेडिकली मैनेज करेंगे। तो मैनेज कैसे करेंगे, अ कैल्शियम रिच डाइट, ठीक है, इन चाइल्डहुड, ठीक है। तो हम कैल्शियम रिच डाइट देंगे स्पेशली इन चाइल्डहुड में, ठीक है। तो आपका चाइल्डहुड में हम क्या करेंगे, कैल्शियम से भरपूर या रिच डाइट, कैल्शियम रिच डाइट मतलब कैल्शियम से भरपूर खाना देंगे, ठीक है, डाइट देंगे, ठीक है। तो इसी कारण क्या होगा, आपका एडोलेसेंट में नीड, ठीक है, 1200 mg 1200 mg एंड पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में नीड 1500 mg डेली, ठीक है। तो आपका एडोलेसेंट मतलब एक एज तक 30 साल तक आप मान के चलिए कि आपका 1200 mg दिया जाता है, मतलब 1.2 ग्राम, ठीक है। और आपको जो मेनोपॉजल वुमेन है उसमें आपको नीड होता है 1500 mg मतलब 1.5 ग्राम, 1.5 ग्राम डेली, ठीक है। तो इतना आपको चाहिए रहता है। उसके बाद आपका मिल्क, चीज एंड योगर्ट आर रिच इन कैल्शियम, ठीक है। तो मिल्क, चीज और योगर्ट, योगर्ट मतलब होता है दही, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, आपके कैल्शियम से भरपूर होते हैं, इसीलिए आपको मिल्क, चीज और योगर्ट अच्छे से खाना चाहिए,
ठीक है, मिल्क पीना चाहिए, योगर्ट हो गया आपका, चीज़ हो गया, सब बहुत अच्छे से खाना चाहिए। ठीक है, अब खाने का मतलब ऐसा नहीं कि एक्सेस अमाउंट में खा लिए मोटे हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि आपका उसमें जो फैट होता है, एक आपका ओमेगा 3 होता है, लेकिन वो मोटापे के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, लेकिन जो आपका ओमेगा 2 जो फैट होता है वो आपका कॉज कर सकता है मोटापा। ठीक है, उसके बाद है आपका एल्डरली शुड बी एडवाइज टू टेक 400 टू 800 यूनिट ऑफ विटामिन डी डेली। तो आपको विटामिन डी आपको डेली 400 टू 800 यूनिट मिलना चाहिए। ठीक है, नेवर स्मोकिंग, आप स्मोकिंग छोड़ देंगे तो आपको भी जो होता है मैनेजमेंट हो सकता है ऑस्टियोपोरोसिस से, तो इसलिए आप सब लोग जो है स्मोकिंग छोड़ दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आप करते रहिए, एक्सरसाइज को बिल्कुल मत छोड़िए। आप अभी घर में हैं, एक्सरसाइज करते रहिए, घर में ऐसे कुंभकर्ण टाइप सोना नहीं है दिन भर, तो एक्सरसाइज करते रहिए। उसके बाद है आपका एक्सरसाइज रेगुलरली इन चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस कैन इंश्योर दैट यू विल रीच पीक बोन डेंसिटी। जितना आप एक्सरसाइज करेंगे उतना आपका जो बोन की डेंसिटी होगी आपके पीक पॉइंट पे होगी। पीक पॉइंट मतलब हाइयर पॉइंट में आपका जो बोन है इतना मजबूत हो जाएगा कि आप अच्छे से अच्छे जगह पे गिरोगे तो भी आपको बोन फ्रैक्चर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है आपका एल्कोहल कैफीन इंटेक शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हो सके आप एल्कोहल को अवॉइड करिए, चाय और कॉफ़ी से दूर रहिए जितना हो सकता है उतना। ठीक है, उसके बाद है आपका वुमेन विथ लो बॉडी वेट। ठीक है, जो मतलब वुमेन्स के जो जिनका बॉडी वेट कम होता है वो भी आपका ससेप्टेबल हो जाता है इस डिसीज के लिए, तो भी अपना जो वेट है उसको बढ़ाने में काम करे। ठीक है, वेट बढ़ाने में अपना योगदान दे। ठीक है, तो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है आपका एज के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए, ये वुमेन्स के लिए है स्पेशली। ठीक है, तो ये आपका मेडिकल मैनेजमेंट हो गया, ये आपका नॉर्मल कंडीशन है, ये आप इजिली कर सकते हो घर परफॉर्म। उसके बाद हम देखेंगे आपके ड्रग्स। ड्रग्स क्या क्या यूज होते हैं आपका ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, तो इसको हम बोलते हैं ड्रग थेरेपी। ठीक है, तो ड्रग थेरेपी की बात करेंगे तो ड्रग थेरेपी में आपको कैल्सिटोनिन अ सिंथेटिक थायराइड हार्मोन यूजुअली प्रिस्क्राइब एज अ डेली नेजल स्प्रे टू रिड्यूस फैक्टर टू कॉज लॉस ऑफ कैल्शियम एंड इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। क्योंकि हम लोग फिजियोलॉजी में देख लिए थे, पैथोफिजियोलॉजी में, कि आपका कैल्सिटोनिन जो होता है आपका काम करता है अच्छे से कैल्शियम के इन्फ्लक्स में कैल्शियम का ग्रोथ बढ़ाने के, जिसके कारण उसकी डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण से आपको ये सब डिसीज होता है। तो हम बाहर से कैल्सिटोनिन प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण से आपको क्या होता है, जो इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है आपके बॉडी में, जिसके कारण से आपका बोन जो है ज़्यादा कैल्शियम ले लेता है। आपको बोन का जो कैपेसिटी होता है कैल्शियम रीअब्जॉर्ब को बढ़ते जाता है, जिसके कारण से आपका बोन मजबूत होते जाता है। तो कैल्सिटोनिन आपका बाहर से दिया जाता है ड्रग। ठीक है, सेलेक्टिव आपका एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, मतलब एस्ट्रोजन का लेवल कम हो गया, उस एस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ाना तो हम क्या करते हैं, जहां से आपका एस्ट्रोजन रिलीज होता है उस रिसेप्टर को क्या करते हैं, हम एक्टिवेट करते हैं, मॉड्यूलेट करते हैं, उत्तेजित करते हैं, ताकि वो और ज्यादा एस्ट्रोजन रिलीज करे। एस्ट्रोजन ज्यादा रिलीज करेगा तो आपका कैल्शियम का जो आपका इम्बैलेंस है वो भी कंट्रोल होगा, और आपका ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो भी आपको ऑस्टियोपोरोसिस में हेल्प करेगा, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करने में हेल्प करेगा। उसके बाद होता है आपका हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, दिस इज HRT। ठीक है, टू इंक्रीज सीरम एस्ट्रोजन लेवल, ये भी सीरम एस्ट्रोजन लेवल को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, विच इन टर्न डिक्रीज द रेट ऑफ बोन रिजॉर्प्शन। ठीक है, तो ये आपको एस्ट्रोजन के अमाउंट को, सीरम एस्ट्रोजन के अमाउंट को बढ़ा देगा, जिसके कारण से आपका जो आपका रिजॉर्प्शन है, मतलब आपका बोन का डिस्ट्रॉयनेस है, वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो ये आपके ड्रग थेरेपीज हैं जो आपका यूज होता है ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट में। ठीक है, तो ये आपके ड्रग ट्रीटमेंट हो गए ऑस्टियोपोरोसिस के। ठीक है, तो आपका टाइम हो गया है, तो गाउट भी हम, वैसे भी गाउट आज हो नहीं पाता, तो इसलिए हम उसको नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।